हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत हमारी सी सेट की माह सीरीज़ में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, और ये दोस्तों 2022 की जो क्वेश्चन पेपर है उसका लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 2015 से और 2022 तक, मतलब ये टोटल जितने भी पेपर हैं सबको सॉल्यूशन करवाया है। और इसमें हमने विशेषकर मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को करवाया है। इसके अलावा दोस्तों, सर के द्वारा पहले भी जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसका सॉल्यूशन करा दिया गया है, किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को अटेंड करना है आपको जाके। तो दोस्तों, अब आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2022 की जो वीडियो बनाई थी हमने दोस्तों, वो हमने 40 क्वेश्चन तक पूरे कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 45 क्वेश्चन से। तो दोस्तों, इससे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसके लिए हम क्या अलग से स्लाइड खोल लेते हैं ताकि आपको कोई चीज़ समझने में, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए एक स्लाइड खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को विशेषकर आपको छोड़ के नहीं आना है। जो ये 45 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको बड़ा देख के, भाई ये बड़ा क्वेश्चन है मैं अटेंड ही ना करूँ, ये गलती मत करना दोस्तों। देखो, आराम से सॉल्यूशन करना है इसका। देखो कैसे होगा। देखो, क्वेश्चन कह रहा है 5 मित्र पी क्यू एक्स वाई जेड कुछ नोटबुक खरीदी, संगत सूचनाएं दी गई हैं। अब देखो, ये सूचना दी गई है, अब ये सब सूचनाएं दी गई है, इसके हिसाब से हमको चीज़ें बनानी है, मतलब वो अपने हिसाब से सिचुएशन बनानी है कि भाई कैसे निकलेगा इससे। फिर लास्ट में पूछा हमसे, यदि प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपये है तो सभी नोटबुक की लागत कितनी होगी। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली जो कंडीशन दे रखी है ना, फर्स्ट वाला क्या है कथन। ये बोल रहा है, ये 45 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक जेड ने खरीदी। तो बोल क्या रहा है, मान ले एक्स ने खरीदी एक्स बुक, एक्स ने खरीदी ए बुक, ठीक है। तो जेड ने कितनी खरीदी दोस्तों, जेड ने खरीदी A+8। A+8 क्यों लिया है, क्योंकि उसने बोला है यहाँ कि एक्स ने जितनी वो नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक जेड ने खरीदी, ठीक है। ये आ गया। अगली देखते हैं, अगली कंडीशन क्या दे रखी है, पी और क्यू ने मिलकर 21 नोटबुक खरीदी। तो मतलब क्या आया का, P+Q बराबर 21 नोटबुक खरीदी, ठीक है। इसके अगला तीसरा क्या कह रहा है, P ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम Q ने खरीदी। तो मतलब क्या है यहाँ पे, P-Q बराबर 5। ये कंडीशन बन चुकी है। अब P और Q को निकालेंगे हम, तो इसके लिए पहले P को निकालते हैं। तो ये बन गई, देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देखो, अब ये इससे कट गया, ये कितना होगा 2P बराबर, ये कितना हो जाएगा जुड़ के, ये हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा दोस्तों कितना, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 26। तो 2P बराबर 26, तो P बराबर कितना आ जाएगा 26/2, मतलब P बराबर 13। अगर दोस्तों P बराबर 13 निकल रहा है, P बराबर 13 निकल रहा है, ठीक है, P बराबर 13 निकल रहा है, एक चीज़ तो आगे समझ में, ठीक है। तो Q बराबर कितना निकलेगा, वो आगे आ रहा है चीज़ें। Q बराबर कितना निकलेगा, क्योंकि कोई Q दे रखा है यहाँ पे, P ने जितनी बुक खरीदी उससे 5 कम किसने खरीदी, Q ने खरीदी, Q ने खरीदी। तो P बराबर अगर 13 आ रहा है, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ और आराम से समझना है इस क्वेश्चन को। P बराबर आ रहा है 13, और हमसे बोला है Q के बारे में, भाई 5 कम खरीदी। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 5 कम खरीदेंगे तो दोस्तों 8। तो P का आ गया, Q का आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्या कह रहा है इसका, वो कथन, X और Y मिलकर 28 बुक खरीदते हैं। X और Y मिलकर है ना 28 बुक खरीदते हैं, मतलब X+Y बराबर 28। अब देखो, X+Y बराबर 28 क्वेश्चन वो नोटबुक खरीदते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, X ने जितनी बुक खरीदी उससे 5 अधिक P ने खरीदी। मतलब क्या है दोस्तों, X ने जितनी बुक खरीदी उससे 5 अधिक P ने खरीदी। तो देखो X ने कितनी खरीदी होगी दोस्तों, तो X ने कितनी खरीदी होगी 8। तभी तो यहाँ पे P का जो है, P कितनी हो जाएंगी, इससे 5 ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, X ने खरीदी 8। अगर X के आगे दोस्तों, X का मान यहाँ पे आ गया 8, ठीक है, तो Z का भी आ जाएगा, Z का आ जाएगा, देख लो आप कितना आएगा, Z का आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे Z का मान आ जाएगा हमारा, देख लो आप करके, ये हो जाएगा 8 8 16, ठीक है। अगर Z का आगे तो Y का भी आ जाएगा, तो Y का कितना आ जाएगा दोस्तों, भाई 28 टोटल थी, कितनी 28 टोटल थी, किसमें, X और Y मिलकर। अगर 28 टोटल थी दोस्तों, तो बची कितनी है Y में बची 20, यही तो बची, Y में 20 ही तो बची यहाँ पे। अब देखो क्या क्या आ गया,
अब देखो आप जोड़ो, x का मान आ गया 8, ठीक है, z का मान आ गया 16, p का मान आ गया 13, q का मान आ गया 8 और x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 20। अब टोटल इनको जोड़ो आप जोड़ेंगे तो ये आएगी 65। अब बोला क्या हमसे कि 65 नोट बुक करिए, प्रत्येक का जो मूल्य है वो 40 रुपये से उल्टी इससे गुणा कर देंगे दोस्तों, मल्टीपल करा तो ये आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 2600 रुपये। तो उसकी जो कुल लागत थी ना 2600 रुपये, तो इसका आंसर आएगा ए। अब देखो दोस्तों, ये जो सिचुएशन दे रखी है ना, ये आपको बनानी आनी चाहिए। जैसे हमको 5 कथन दे रखे हैं वैसे ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। जब हमारे पास सबका मान आ जाएगा उसको हमें 40 से मल्टीपल कर लेना है, और ये जब 40 से मल्टीपल किया तो 2600 आया, और हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि उनकी लागत कितनी होगी, तो इसकी होगी 2600 रुपये। दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना ऐसे क्वेश्चन से, डरना नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था इसमें, बस आपको सिचुएशन जमाना आना चाहिए भाई, कैसे एक्स का मान दे रखा है, जेड का मान दे रखा है, पी का मान कितना दे रखा है, बस। और अगर आपकी ऐसी चीज पकड़ है ना, आपको समझने की समझदारी है, तो सी सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ नहीं क्वेश्चन पूछे जाते। बस ये आपको देखने में बड़ा लगा था लेकिन आंसर इसका फटाफट निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना है। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो यह कि इसे आराम से समझना है, ताकि आपको जो समझ में आए ना वो आपको अच्छी तरह से आए, कि आप जब क्वेश्चन करें ना अगली बार तो आपको तुरंत ही वो माइंड में आ जाना चाहिए कि ऐसे तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तरीका आना चाहिए आपको, जैसे ही तरीका आ गया वैसे ही आप क्वेश्चन को कर देंगे। अगर आपको ये जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तरीका यही आएगा, क्वेश्चन की संख्या बदल दी जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, तरीका वही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चन को करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, तब तो कोई फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति घर से मतलब ये 14:30 बजे निकला और यात्रा कर गांव पहुंचा, तब घड़ी की जो गांव की घड़ी थी वो 15:15 मतलब 15 बजे और 15 मिनट बजा रही थी, मतलब कहने का मतलब है समय दिखाया जा रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, ये 14:30 का मतलब है ढाई, मतलब ढाई इसका टाइम हो गया, और ये 15 का मतलब है 3:15। ये शाम की बात चल मतलब दोपहर की बात चल रही, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसका समय, घर वाली जो घड़ी थी ना उसका समय ये दिखा रहा था, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो इसमें अंतर कितने का होगा दोस्तों, इसमें हो गया 45 मिनट का, ठीक है, 45 मिनट का हो गया अंतर। फिर क्या कह रहा है, वहां 25 मिनट रुककर वह पहले वाले मार्ग की अपेक्षा 2.5 गुना लंबा मार्ग से दुगनी चाल से चला और उसने यात्रा की 4 बजे, 16 का मतलब 4 बजे, 4 बजे घर पहुंचा। तो घर की जो घड़ी की तुलना में गांव की घड़ी की जो वो घड़ी थी वो कितनी तेज थी या कम थी, मतलब जो भी है इसके बारे में बताना है, घर की गांव की सुई के बारे में, ठीक है। अब क्या है, वो क्या कह रहा है कि 20-25 मिनट में रोका, ठीक है। अगर 3:15 से रोकेगा 25 मिनट, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 3:15 से रोक रहा है वो ना, 3:15 से रोक रहा है 25 मिनट, तो इसका मतलब 3:40 तक वो रोका, और 3:40 रोक के वो 4 बजे क्या पहुंच गया दोस्तों, 4 बजे पहुंच गया। इसका मतलब 4 बजे वो पहुंच गया। अब इनमें जो अंतर आया ना दोस्तों, ये आया कितने मिनट का अंतर, ये आया 20 मिनट का अंतर। यहां आप देख लो, 3:40 और 4 के बीच में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मिनट का अंतर। अब बस यही चीज तो आनी थी, यहाँ 45 मिनट है, यहाँ 20 मिनट है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 45 + 20 हुए तो हो जाएगी 65 मिनट। बस ये चीज आ गई बस। अब आगे अब क्या करना है, देखो देखो हमें डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखा है, और तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस नहीं दे रखी है, स्पीड नहीं दे रखी, ये बिल्कुल नहीं दे रखा, लेकिन टाइम दे रखा है, बराबर T1 हो जाएगा। ये आप करेंगे भाई कैसे आया है, ये आप टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो चैप्टर पढ़े होंगे तब इसमें एक मेथड होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है और उसका टाइम आ जाता है, ठीक है। अब यही मैं कर रहा हूँ, और कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, आपको आराम से समझना है पहले। तो ds मतलब d का मतलब है डिस्टेंस, स्पीड बराबर टाइम फर्स्ट, पहली बात। अगला क्या कह रहा है कि 1.5 गुना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस अपॉन 2s बराबर T2, ये T2 हो गया, मतलब दूसरा टाइम हो गया। अब बस इसको ही इसके आगे करना है आप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ds का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, T1 हो सकता है। मैंने यहाँ का जो मान था ना यहाँ पे रख दिया, ds का मतलब T1 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 1.5 अपॉन 1.25 अपॉन 2, ये हो जाएगा T1 बराबर T2। अब आप बोलेंगे T1 कहाँ से आया, मैं लिख देता हूँ,
ये T1 मैंने जो लिखा है ना ये वाला, तो दोस्तों ये मैंने इसका मान लिखा है क्योंकि D/S लिख रखा है तो इसका मैंने यहाँ मान रखा है, T1 रख दिया इसकी जगह। ठीक है, अब ऐसे करते हैं तो ये 125 अपॉन ये हो जाएगा 200। 200 क्यों हुआ? क्योंकि जो ये पॉइंट है ना इसको जो हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगी, इसलिए ये हो गया अपॉन ये हो गया, मतलब T1 बराबर T2। अब ये हो गया, ऐसे काट लेते हैं, फिर ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 8 बार, ये हो जाएगा T1 बराबर T2। ये हो गया। अब देखो आप जब आप ये चीज़ देखेंगे ना तो एक चीज़ आपने देखी होगी, ये आया, ठीक है, अब यहाँ तक ये चीज़ आ गई। अब हमको क्या बोल रखा था कि T1 और T2 को टाइम दे रखा है 65 मिनट। अब ये चीज़ आगे निकालनी है, आगे क्या करना है, ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो आगे मैंने क्या किया, T1 प्लस T2 बराबर 65 मिनट। ठीक है, तो T1 का तो T1 हो जाएगा प्लस T2 का मतलब हो जाएगा 5/8 T2 बराबर 65। अब ये हम ले लेंगे LCM, ये ले लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8T1 प्लस 5, ये T1 है दोस्तों, ये T1 ही है, 5 5 मतलब ये हो जाएगा 5, जो हो जाएगा ये जुड़ जाएगा 5 T1 है, ये आराम समझना है। ठीक है, बराबर 65 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 13 T1 अपॉन 8 बराबर 65, तो T1 बराबर 13 T1 बराबर क्या हो जाएगा 65, ये मल्टीपल इधर हो जाएगा, मतलब ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। समझ गया आप, ये क्रॉस गुणा हुआ, ये कट जाएगा, तो देखो 13 पंजो 65, तो T1 का समय कितना आ जाएगा 40 मिनट। कितना आ गया दोस्तों 40 मिनट। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है घर की जो घड़ी की तुलना में गांव की घड़ी कितने आगे या पीछे कुछ भी। तो देखो यहाँ तो हो रहा है 40, यहाँ हो रहा है 40 मिनट। ठीक है, और हमने शुरुआत में देखा तो वहाँ कितना हो रहा है दोस्तों, वो 45 मिनट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो गांव की जो घड़ी थी, मतलब घर की घड़ी की तुलना में गांव की जो घड़ी थी 5 मिनट आगे थी, कहने का मतलब ये। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका आ जाएगा डी आंसर दोस्तों। तो इस प्रकार इसका डी आंसर आ गया। अगर आपके अब समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। देखो दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल नहीं घबराना। आपको ही थोड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन को देख फिर से बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ मैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि वो 2:30 बजे से स्टार्ट होता है और मतलब 3:15 पर वो समय दिखाता है जब वो गांव पहुंचता है जब। तो ये हमने कर लिया, ये हुआ 45 मिनट। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि 25 मिनट वो रुकेगा और पहले की अपेक्षा 1.5 गुना लंबे मार्ग से चलेगा और दोगुनी चाल चलेगा, तो 4 बजे पहुंच जाता है। तो भाई अगर वो 3:15 से 3:40 तक जाएगा तो 25 मिनट हो गए, फिर कह रहा है वो 4 बजे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब बीच में कितने होगी 20 मिनट। अब हमको इसका दोनों का वो आ गया, ये 45 और 20 कितने हो गए 65 मिनट। ठीक है, एक चीज आप देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं तो टाइम निकलता है, और डी और एस हमको दे नहीं रखे इसमें, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम फर्स्ट लिख दिया। टाइम सेकंड में 1.5 गुना बता रहा है तो वो ये हमने 1.5 गुना कर दिया। फिर हमने डी अपॉन एस का मान है T/T1 रख दिया, या मैंने रखा है जो T1 उसके हिसाब से रखा है। या आगे बढ़े, हमारा T2 का मान आ गया 5/8 T1, फिर हमने T1 और T2 का निकाल दिया, उसको दे रखा 65, फिर वो पूरी सिचुएशन निकाल दी। फिर हमारा T1 जो टाइम आया वो आया दोस्तों 40 मिनट, और जो पहले कितना था, पहले 45 मिनट था, तो कितने का अंतर हुआ 5 का। तो इसका मतलब क्या है कि वो घड़ी थी ना वो 5 मिनट आगे थी, मतलब तेज चल रही थी वो आम की घड़ी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका टाइम एंड वर्क, मतलब टाइम डिस्टेंस वाला जो स्पीड STD वाला जो चैप्टर है, टाइम मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जब चैप्टर है उसके बारे में पढ़े हो आप। ठीक है, इसके अलावा घड़ी वाले चैप्टर के बारे में पढ़े हो, तभी आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आजकल क्या है C-सेट में, मतलब मिक्स करने लग गए क्वेश्चनों को। पहले क्या होता था कि भाई परसेंटेज तो परसेंटेज ही आएगा, अभी दोनों को मिला दिया आजकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति X कुछ कलम 6 बच्चों में ABCDEF में बांटता है। यदि A को मिली कलमों में, B को मिली कलमों के दोगुना, C को मिली कलमों में तिगुना, D को मिली कलमों का 4 गुना, E को मिली कलमों में 5 गुना, F को मिली कलमों में 6 गुना, तो X का न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए। हर एक को मिली कलमों की संख्या सम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A बराबर, देखो इसका मतलब देखो हो क्या रहा है, डरना देख ऐसे क्वेश्चन कैसे हो, बिल्कुल नहीं डरना, आपको क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ना है। पहले तो हमसे बोला गया कि अगर वो A खरीदेगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, मतलब 2B हो जाएगा।
अगर मैं ए की बात चल रही है यहाँ पे भी 3c हो जाएगा, ए की बात चल रही है तो इसका ये 4 गुना हो जाएगा, ये बात वही चल रही है, ये 5 गुना हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं तो ये 6f हो जाएगा। ऐसे हो रहा है, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अब देखो हमसे एक चीज बोलिए कि मिली हुई संख्या कलमों की संख्या वो सम होनी चाहिए। देखो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब इसके लिए एक मेथड होता है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं एलसीएम निकालते हैं इस चीज का। तो 2, 3, 4, 5 और 6 का जब एलसीएम निकालते हैं तो वो आता है 60। अब देखो मान ले मैं 60 रख लेता हूं इसमें, ठीक है। अगर मैं 60 रखता हूं ऐप के लिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 6 में भाग चल जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वो ये 10 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ दोस्तों, जब हम वो करेंगे तो देखो मान ले मैंने यहाँ रख दिया, ये 60 मैंने यहाँ रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। फिर ये 60 यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा 20। फिर ये 60 यहाँ रखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 15। कैसे हो गया 15, देखो 60 में 4 का भाग दूंगा, 15 चौका 60। और हमसे बोला क्या गया दोस्तों, हमसे बोला गया कि सम होना चाहिए। अभी तो विषम हो गया तो इसलिए मैं 60 तो ले नहीं सकता। अब क्या, अगर मैं 60 नहीं ले सकता तो इसका मल्टीपल ले सकता। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसका मल्टीपल करता हूं, मैं 120 वाला ले लेता हूं। अगर मैं 120 लेता हूं दोस्तों तो देखो इसका हो जाएगा 60, ये 60 हो गया। इसका ये देंगे भाग तो ये हो जाएगा 40, इसका देंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसका देंगे तो ये 24 हो जाएगा, इसका देंगे भाग तो ये हो जाएगा 20। अब देख लो आप, इन सब में हम देखते हैं तो ये भाई सम भी है और इसका मल्टीपल भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिचुएशन तो बैठ रही है। अब आप बोलेंगे भाई 120 क्यों लिया है मैंने इसलिए लिया है कि वो सिचुएशन बताइए उस हिसाब से बैठ जाना चाहिए। एक तो सम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात जो ये सिचुएशन बताई उसके हिसाब से आंसर आना चाहिए। अब देखो हमने हमारा बैठ गया भाई 120 मैंने मान लिया। अब वैसे ही मैंने 120 माना तो इसका बैठ गया भाई, ये कितना हो जाएगा 60, ये 40, क्योंकि 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 5 का, 6 का, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो 40 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 20, यही हो गया टोटल। देख लो आप एक बार करके, 60, 40, 30, 24 और 20, इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों ये आएगा 294। और हमको ऑप्शन दे रखा है सी वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखने में ये भी टफ लग रहा था, तो ये ना, अब देखो ये भी मिक्स कर दिया क्वेश्चन, सरलीकरण और क्या कर दिया दोस्तों, एलसीएम का कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है ना मिक्स वाले आने लग गए आजकल। तो ये जब ही होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और ये कोई एक दिन में नहीं आ जाएगी चीज़ें, आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तभी चीज़ें आएंगी दोस्तों। तो ऐसे घबराना नहीं है आपको कि मेरे को होगा कि नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर से बता दीजिए, हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। डरना नहीं है, अगर नहीं आया तो पूछो, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करो, चीज़ों की लेके प्रैक्टिस जरूर करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 6 व्यक्ति हैं ABCDEF किसी वृत्ताकार मेज पर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है। एक दूसरे के समान स्थिति बैठी है और एक दूसरे के समान मतलब दूरी है उनके बीच, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गए प्रश्न पर 2 कथनों का विचार कीजिए। और दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, और कथन दे रखा है सी के ठीक सामने बी बैठा है, ई के सामने डी बैठा है। पहला कथन तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है बी के सामने ठीक बाएं एफ बैठा है। लेकिन दोनों कंडीशनों में हमको ए के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। अगर भाई ए के बारे में बताया नहीं तो हम निकालेंगे कैसे। तो ये तो बात होगी, ए के बारे में निकलेगा तो नहीं, ऐसी सिचुएशन देखते तो भाई तो ये तो निकलेगा नहीं। इसका आंसर तो सीधा याद आना चाहिए कि भाई डी है इसका आंसर, मतलब सीधा याद आना चाहिए, क्योंकि दोनों में कहीं कथन एक में कहीं भी कथन दो में ए के बारे में बात नहीं कहेगी, जबकि हमसे ए के बारे में पूछा हुआ है प्रश्न में। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत आंसर लगा देना चाहिए। ये डाटा से एफिशिएंसी का है तो तुरंत आंसर आता है इसका डी। लेकिन हम फिर करके बता देते हैं आपको क्वेश्चन को। मान लेते 2 सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। एक ये ले लिया गोला और दूसरा ले लिया मैंने ये वाला। बोला कितने 6 जने, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं हम डी, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। डी मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है। या मैं डी को यहाँ मान लेता हूँ, डी को, या फिर डी को इसके सामने मान लेता हूँ, यही तो बोला है इसमें। या फिर मैं क्या करा है, फिर क्या करा है,
एक को मानता हूं मैं, जब तो नहीं आएगा, हम दोनों को मिला के करेंगे जब बता रहा हूं ये चीजें। तो फिर क्या करा है कि सी है ना, उसके ठीक सामने बी बैठा है, तो सी यहां रख दिया मैंने, तो बी यहां बैठा होगा। इसी प्रकार दूसरे वाले में देखता हूं मैं, तो मान लेते हैं ये यहां कहीं, ये यहां मान लेता हूं मैं, ये कहीं यहाँ ई और डी बैठा है, तो इसके सामने बैठा है ई और डी बैठा है। इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी के ठीक बाएं एफ बैठा है, बी के ठीक बाएं, तो देखो ठीक बाएं, तो एफ यहाँ देखते हैं, फिर बी के ठीक बाएं, तो एफ यहाँ तो नहीं हो सकता, इधर देखते हैं बी के ठीक बाएं, तो ये क्या हुआ, मतलब ये हो गया भाई, इधर भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है, जब हम दोनों सिचुएशन को देखेंगे मिला के, तब भी नहीं आ रहा है के बारे में। तो आप अगर दोनों कंडीशनों को मिलाकर भी देखेंगे तो एक के बारे में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि कथन में, दोनों कथनों में हमको एक के बारे में बताया ही नहीं गया है। अगर एक के बारे में बताया नहीं गया तो एक के बारे में निकालेंगे कैसे, जब हमको पास दी नहीं गई चीजें। तो इसलिए इसका आंसर डी था। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको तुरंत दिमाग लगाना चाहिए, जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में बता नहीं रहा है, तो आंसर कैसे निकलेगा भाई। तो ठीक है, इसका आंसर डी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं डाटा एफिशिएंसी का। एक चीज आपको बताता हूं मैं, आजकल क्या है, जो सी सेट में डाटा एफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, और उसमें क्या है, एज वाला चैप्टर ले लिया मान ले, इसके अलावा ब्लड रिलेशन ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर फॉर्मेट बना देगा डाटा एफिशिएंसी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न का दो कथन दे रखे हैं, मनीषा की आयु पूछिए। ठीक है, पहला कथन क्या दे रखा है दोस्तों, पहला कथन दे रखा है, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं। पहला कथन दे रखा है दोस्तों कि मनीषा ने अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है, मां से 24 वर्ष छोटी है। तो मान लेते हैं मनीषा 24 वर्ष छोटी है, मतलब मनीषा मान ले एक्स है, तो उसकी मदर कितनी हो जाएगी दोस्तों, मदर हो जाएगी एक्स प्लस 24। ठीक है, इस अकेले से तो मनीषा की आयु नहीं निकल रही। दूसरा मिलाते हैं हम, 5 वर्ष बाद मनीषा की और उसकी माँ की जो आयु का अनुपात है 3:5 हो जाता है। तो 5 वर्ष मतलब x प्लस 5 अपॉन ये हो जाएगी 24 प्लस 5। 5 मैंने क्योंकि जोड़ा है, दोनों में 5 वर्ष बाद की बात हो रहा है, अनुपात दे रखा है 3:5। ठीक है, हाँ, तो इससे निकल सकता है मनीषा की आयु। ठीक है, तो x प्लस 5 x प्लस 29 हो जाएगा, ये बराबर 3/5, ये इधर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x प्लस 25, ये हो जाएगा 3x प्लस 87। ठीक है, समझ गए ना आप, क्रॉस मल्टीपल हो रहा है मतलब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि ये इससे घट जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 87 माइनस 25, 2x बराबर हो जाएगा 62, तो x बराबर कितना हो जाएगा 31। तो मनीषा की आयु कितनी होगी दोस्तों, x की जो मान दे रखा था तो वही तो पूछा हमसे, तो 31 हो गई। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो अकेले ए से कथन से, ना ही कथन दूसरे से, दोनों को मिलाकर जब हम सिचुएशन देखते हैं तब निकलता है मनीषा की आयु। तो ये तो पूछा है हमसे, इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो वो भी डाटा एफिशिएंसी का है, फिर से देख लो आप, देख लो आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं डाटा एफिशिएंसी। तो आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, अगर आपको सी सेट को क्वालिफाई करना है तो डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चन देख लो, आप करके देखो, प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस करो, जितने भी देना प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बाकी चीजों मत पढ़ो। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 व्याख्यान ABCDEF जो प्रत्येक 1 घंटे की अवधि में है, प्रातः 8 बजे से और अपराह्न 2 बजे के बीच नियत किए गए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों, प्रश्न जो दे रखे हैं उनके 2 कथन पर विचार कीजिए। तीसरी व्याख्यान अवधि पीरियड में कौन सा व्याख्यान होगा, तीसरी में पूछा है हमसे, क्वेश्चन तो ये पूछा है, कथन क्या दे रखा है, व्याख्यान एफ के ठीक पहले ए है, तो मान लेते हैं हम, और उसके बाद सी है, तो मान लेते हैं ए, ये तो हो गए, और हमको कितने दे रखे दोस्तों, 6 दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इधर भी हो सकते हैं, 3 इधर भी हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं, कंडीशन तो ये भी हो सकती है। आगे क्या कह रहा है अगला, व्याख्यान बी के बाद कोई व्याख्यान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी हो गया। इसका मतलब दोस्तों जो 4 है ना, ये 5 है, ये बी लास्ट में कर दिया मैंने। अब क्या किया मैंने दोस्तों, ये अलग अलग सिचुएशन दे रखी थी, उसके हिसाब से कथन दे रखे उसके हिसाब से। अब क्या करता हूं मैं, दोनों को मिक्स कर देता हूं, तो मिक्स कर दिया, मान ले
AFC, 2 छोड़ दो, B हो गया। तो ये लास्ट भी हो गया और ये A के बाद F हो गया, C के बाद मतलब F के बाद C हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब तो ये भी तो हो सकता था, ये दोनों छोड़ के ये भी तो हो सकता था ना, ये भी तो कंडीशन बन सकती थी। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई ना तो कथन एक और ना ही कथन दो, दोनों को मिक्स करके भी करते हैं तब भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलेगा कि तीसरी अवधि में कौन सा पीरियड था, व्याख्यान कौन सा था। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। कथन एक और कथन दोनों को मिलाने के बाद भी उत्तर पर्याप्त नहीं मिल रहा। अब ये क्या है, ये एक सी चीज है कि आपको चीजें तब समझ में आएंगी जब आपको ये चीजें समझदार होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से आपको कॉमन सेंस लगाना है इस क्वेश्चन में। इसमें टफ कोई चीज नहीं थी, इसलिए नहीं थी दोस्तों। अब यार देखो एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, मतलब आपको सिचुएशन दे रखी है, आपको हैंडल करना है, मतलब सिचुएशन को बताया है, उसके हिसाब से आपको जमाना है। अब इसमें अलग से क्या है बताओ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। और एक कथन निष्कर्ष, सॉरी, जो डाटा एफिशिएंसी का है ना, ये चैप्टर अब भी कह रहा हूँ दोस्तों में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ से देखता हूँ मैं, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कहाँ से, मैथ का। तो अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर का क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। और ये क्या कह रहा है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ और कलर भी चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए ए बी सी तीन शून्यतर है और भिन्न अंकों को निरूपित करती हैं। मान लीजिए ए बी सी से बिना किसी अंक को दोहराए प्रयोग किए बनी 3 अंक की सभी संभाव संख्याओं का योग x है, ये बताया हमको। ठीक है, फिर बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। x का 4 अंकीय लघुत्तम मान 1332 है, x का 3 अंकीय महत्तम मान 888 है, कथन कौन सा सही है। देखो सीधी सी बात है, हम लेते हैं 1 से 9 तक के बीच में, और हमसे बोला क्या है कि जीरो शून्यतर नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए इनमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं 3 अंक की सबसे छोटी सी, मतलब ऐसी संख्या लेते हैं 1 2 3, ये ले ली मान ले मैंने। अब इससे क्या बन सकता है, देखो ये ले ली मैंने, इससे क्या बन सकता है, ये भी तो बन सकता है इसका, इसके मतलब ये भी तो बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब इसी संख्या से बना ना, ये भी तो बन सकता है, इसका मतलब ये भी तो बन सकता है, इसका मतलब दोस्तों ये भी तो बन सकता है। ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि 1 2 3 मैंने ली, कितने तरीके से बन सकती है, ये बनी, जोड़ लो आप, तो ये आएगा दोस्तों, ये आएगा, जोड़ लो भले ही। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा, देखो 3 और 2 5, 5 6 7, 7 और 5 12, ऐसे लगी 1 2 और 5, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 12 13, 13 को 3 को ऐसे लगी 1, 3 2 5, 5 ऐसे लगी 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो देख लो ये बन गई। तो हमसे पूछा क्या है, 4 अंक के लघुत्तम मान 1332 होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही होगी पहली बात। अगला देखते हैं 3 अंकीय महत्तम मान क्या होगा। मान लेते 3 अंकीय, मान लेते 789, क्योंकि 3 अंक में बड़ी पूछा है हमसे, तो हम इसे करते हैं। तो दूसरी क्या बनती है, ये बनती है 987। अरे भाई हमसे 887 बोला है महत्तम, तो ये तो बड़ी है ना इससे, तो ये से 987 हुआ, ये तो नहीं हो सकती, तो इसलिए दो तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, एक ही आंसर है इसका। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन देखने में अजीब लगते हैं, क्यों लगते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले कभी आए ही नहीं, ये फर्स्ट बार क्वेश्चन देखे हैं। और इसमें क्या है, हमसे बोला है कि शून्य होना नहीं चाहिए और 1 से 9 के बीच में संख्या होनी चाहिए, और बोला है कंडीशन, बोला है कि 3 के सभी संभाव मान होने चाहिए। तो मतलब क्या है, 123 रख लिया मैंने। 123 को कितने तरीके से रख सकते हैं, वो मैंने रखा और इसको जोड़ा, तो मैंने पाया कि 1332 हो गया इसका, जो जोड़ा ना मैंने काट, मतलब जितने सिचुएशन बनी थी उसके हिसाब से 1332 बन गई। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी, क्योंकि 4 अंक की है, लघुत्तम मान तो आ गया, लेकिन 3 अंक की हमसे बोला है लघुत्तम महत्तम मान, तो हमने क्या है 789 कर दिया, मतलब 7 8 9 ले लिया। अगला कंडीशन बनाया तो 987 हुआ, और क्वेश्चन में देखा रखा है कि 888 होना चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं था इसमें, ये तो बड़ा है आन, तो यही तो, इसलिए इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये अगला क्वेश्चन ही बड़े मजेदार का क्वेश्चन है। देखो आप आराम से देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक संख्या आधारित ताला है जिसके लिए 3 अंक व्युत्पत्ति। अभिज्ञान संख्या पेन है। पेन 1 से 7 तक अंक हैं। कोई अंक दोबारा नहीं है। पेन के अंक बाएं से दाईं ओर तरफ घटते हुए क्रम होने चाहिए। पेन के किन्हीं दो अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए। अधिकतम कितने प्रयास में पेन को निश्चित किया या लगाया जा सकता है? देखो, हमसे बोला है 1 से 7 तक संख्याएं और ये बोला गया कि घटते हुए क्रम होने चाहिए। तो मान लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 7 से। एक संख्या लेते हैं, देखो कलर दूसरा ले लेता हूँ। अब ये आप बोलेंगे कि कहाँ से संख्या बता रहे हो, ये आपको माननी पड़ेंगी। देखो मैं ऐसे देर जमा रहा हूँ, हमसे बोला है कम से कम 2 का अंतर तो होना ही चाहिए, कम से कम बोला है। तो मैं ऐसे तो रख सकता हूँ 752, क्योंकि 3 का अंतर हो गया, लेकिन हमसे बोला है सबसे मतलब कम से कम 2 का अंतर तो होना चाहिए। ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, ये भी तो हो सकता है। चौथा क्या होगा दोस्तों, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर हम 6 पे आ गए, ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, और ये फिर 5 पे आ गए, ये भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि तो कितनी संख्या हो सकती है, लेकिन हमको जमाना है 1 से 7 तक संख्या लेनी है ऐसी। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10 तरीके हो सकते हैं, कितने प्रयास हो सकते हैं जो पेन को हम निश्चित कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों, सी आंसर आ गया। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे आ गया सर, एक चीज बताओ। हमसे बोला गया है 1 से 7 की संख्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन में बोला गया है कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए। तो आप मान लो 7 5 3, ये मान लिया। अगली इसी प्रकार 7 5 2 मान लिया। यह आपको मानना है, कोई अलग से नहीं आया है, यह आपको कंडीशन के हिसाब से मैंने जमाया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जब ही आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार संख्या सोच पाएंगे जब। और एग्जाम हॉल में सोच पाना इतना जल्दी आसान नहीं है। तो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप आगे बढ़ी तुरंत ही, क्वेश्चन पे फंसिए मत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर वाले 8 बिंदु हैं। इन वृत्त बिंदुओं की शीर्ष पर व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं? तो मान लेता हूं मैं, ये सर्कल मान लेता हूं, ये सर्कल है। ठीक है, और इसमें कितना बिंदु मान लेता हूं, बोला भी गया हूं 8 बिंदु मान लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैं क्या करता हूँ, व्यास को बीच में से ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं बनाता हूँ, देखो। तो मान ले एक तो बन गया ये, ठीक है, एक बन गया दोस्तों, ठीक है। अब एक यहाँ पे आना चाहिए था, मान ले ये यहाँ पे आ गया, मतलब बन जाएगा, आप बनाएंगे ना। मान ले एक यहाँ हो गया। इसी प्रकार देखो दोस्तों, एक यहाँ हो गया, यहाँ से डालता हूँ मैं, फिर से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है आपको बस। समान दूरी की बात कही है ना, फिर से बनाता हूँ। तो मान लेता हूँ मैं, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ये क्या बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने के लिए, पर कोई टेंशन नहीं है, आपको समझना है। जस्ट 1 2 3 और 4। इसी प्रकार ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 हो गया, 3 अच्छा होगा। एक यहाँ मान लेते हैं और एक मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर कह रहा है ब्यास से यहाँ गुजार देता हूँ कोई, ठीक है। अब देखो, अब बनाऊँगा, तो देखो ये यहाँ से जोड़ा, ये यहाँ जोड़ा, मतलब एक प्रकार से ये बन गया एक, तो ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। इसी प्रकार तीसरा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। इसी प्रकार इधर देखो आप, ये यहाँ पे, यहाँ। इसी प्रकार देखो इसे, ये यहाँ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। इसी प्रकार इसको देख लो आप, फिर ये यहाँ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे 8 बन सकते हैं। अब देखो आप, और बोला क्या हमसे, इन शीर्ष पर व्यास बनाकर कितने समकोण बनाए जा सकते हैं। तो देखो आप, जब 8 बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक और वो बनाता हो सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच में से लिया, ये एक हो गया, फिर ये किया मैंने, ये 2 हो गया, फिर ये किया, और फिर ये किया। अब देखो 8 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बन गए। अब 8 से क्या हुआ,
प्रत्येक से मतलब 8 बन गए ना। अब क्या करना है दोस्तों, 4 से मल्टीपल करना है। कैसे, देखो देखो 8 बनाए हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बने थे ना ये वाले, ये 3 बने थे इधर, 1 2 3, ठीक है, और एक ये 4, 4 इधर बने थे, 4 इधर बने, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया दोनों दोस्तों कि 4 इधर बने, और ये 4 और 6 इधर की तरफ बन गए, मतलब 6 बन सकते हैं ऐसे। तो 6 चौका 24, तो ये 24 हो जाएंगे। ऐसे कितने हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज 24 खींचे जा सकते हैं। अब ये आपके नहीं आई होगी समझ में। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में दे रखा है 8 बिंदु है, समान दूरी पे हैं। आप एक चीज लगाओ, अगर 8 बिंदु है समान दूरी पे, तो एक चीज बताओ, 8 बिंदु है समान दूरी पे, तो मतलब क्या हुआ कि ये हो गया, मतलब कि भाई देखो ये 8 इंटू 4 नहीं होगा, मतलब 6 इंटू 4 नहीं होगा, 8 इंटू 3 होगा। क्योंकि समकोण मतलब त्रिभुज बनता है कितने बिंदु पर बनता है, 3 बिंदु पर बनता है। देख फिर से बताता हूं मैं, कोई जल्दी नहीं है। मान ले 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, इन तीनों को मिलाते हैं हम, तभी तो त्रिभुज बनता है, ये तो आप पता चल गया ना। और 8 हमको दे रखा है, उसको बोल भी रखा है 8 बिंदु है, तो ऐसे 3 बिंदुओं को मिलाने पर 8 बिंदु हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 3 करेंगे जब भी तो इतने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों 24 था, वो 6 इंटू 4 नहीं था, वो मेरे से गलती से आ गया। देखो 3 बिंदु मिला के एक को बनता है, और 8 ऐसे बिंदु बनाए गए हैं, तो 8 इंटू 3 करेंगे हम, तब जाके इतने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं ना। इसलिए इसका आंसर 24 है दोस्तों। बेसिक चीज है ये, कोई अलग से नहीं बनाया मैंने, तो बेसिक चीज है दोस्तों। तो ऐसे घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को लेके, और आपको टेंशन में नहीं आना, ठीक है। ये बेसिक चीजें थे। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 24 पुरुष 12 महिलाएं एक काम को 30 दिन में कर रही है। तो 24 मेल प्लस 12 फीमेल कर रही है काम को 30 दिन में। अगला क्या दे रखा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। 12 पुरुष मतलब मेल और 24 फीमेल उसी कार्य को कितना दिन में करेंगी। तो पहले क्या हम ऑप्शन लेते हैं कि 30 दिन में करेंगी, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, देखो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये यहाँ पे 24 है, यहाँ पर ये मतलब यहाँ पे 12 है, इसी प्रकार ये 12 है, ये 24 है। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, कि एक आप जब टाइम एंड वर्क वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें एक एफिशिएंसी नाम करके आता है, दक्षता, एफिशिएंसी होती है हर किसी की। अब यहाँ ये मत दिमाग मत लगा देना कि पुरुष ही ज्यादा करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो इसलिए ये 23 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की एफिशिएंसी दोनों की अलग अलग है। तो एक तो ये कटा। अगला बोला है 30 से अधिक दिन, अगला बोला है 30 से अधिक दिन हो सकती है, तो ये भी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये भी इस कंडीशन नहीं बैठेगी, तो ये भी गलत। आप एफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हो ना, टाइम एंड वर्क वाले जब चैप्टर पढ़े होंगे आपने, तो उसमें एफिशिएंसी होता है, तो उसमें ये भी नहीं करा मेल। अगला कह रहा है 30 से कम और या 30 से अधिक। भाई 30 से कम तो हो ही नहीं, पहली बात 30 से कम तो होना ही नहीं है। दूसरी बात 30 से अधिक, तो वो तो मैंने यहीं गलत कर दिया, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका आंसर डी है। कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आपने बेसिक पढ़ रखा होगा। अब मैं अभी ये चीजें आपको बताने लग रहा हूं, तो आप सोच रहे कि आंसर कैसे आ गया। देखिए एक चीज बताओ दोस्त, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रखा, और हम जब पहली बार उस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको अजीब लगता है। तो आप ऐसे टेंशन मत लिया करो कि भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को मतलब क्या बोल रहे हैं, आपने उस क्वेश्चन को कहीं भी किया नहीं है, कहने का तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, और आपको वो दिमाग पर रटना हो जाएगा एक प्रकार से। तो हमने ऑप्शन से क्वेश्चन किया है कि 30 तो हो नहीं सकता, और 30 से अधिक भी नहीं हो सकता, और इसमें बोला 30 से कम या अधिक, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि डी है इसका आंसर, कि कोई निष्कर्ष नहीं लगा सकते, क्योंकि आंकड़े जो है ना अपर्याप्त है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 91 92 93 94, मतलब ये कह रहा है 91 92 93 94 95 96 97 98 99 अपॉन दे रखा है 1261 का भाग देना है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको,
समझने की बात यहाँ पे ये है कि इतनी बड़ी संख्या को दे रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई तरीका होगा, तभी इसका आंसर निकल रहा होगा। तो देखो तरीका सीधा सा है। हम क्या है, जब 1261 का फैक्टर करते हैं तो ये आता है दोस्तों 13 × 97। आप करके देखना फैक्टोरियल। अब आपका काम बन गया। फिर ये क्या है, 97 से 97 गया, 13 से गया कितनी बार, 7 बार। बचा यहाँ कितना, ये दोनों कट गए तो बचा यहाँ कितना, 0। अगर हम कोई चीज में, पूरी चीज में 0 का भाग देंगे तो आएगा कितना दोस्तों, 0। इसका आंसर हो गया डी। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, जब ये 1261 है ना नीचे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर हुआ 13 × 97। 13 × 97 का मतलब है दोस्तों उसका फैक्टर है। अब 13 × 97 जैसे किया हमने तो 13 से कट जाएगा ये 7 बार और 97 से 97 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ये कट जाएगा और नीचे बचेगा कितना, नीचे बचेगा दोस्तों, नीचे बचेगा 0। और 0 में अगर कोई चीज का भाग दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ वो 0 ही है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 0 नीचे है इसलिए इसका आंसर 0 है। तो इसका आंसर डी आ गया। अब देखने बड़ा क्वेश्चन बड़ा लगा था, तो एक चीज आप फिक्स कर लो कि रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से मतलब शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल, ये चीज फिक्स है। एक डाटा सफिशिएंसी से फिक्स आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने मजा के फिक्स को करने जाना है, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप फिक्स टॉपिकों को अभी भी कवर कर लीजिए, रिवीजन कीजिए उनका बार बार। 59 क्वेश्चन भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर चौड़ी चादर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गों चादरों में काटा जा सकना संभव है। तो देखो मान लेता हूं ये कोई आयत है, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। अब क्या कह रहा है, 8 ये तो हो गई 20 मिनट, ये इसकी चौड़ाई होगी, मतलब लंबाई ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 4 वर्गों में चादर को काटना संभव है, तो मान लेते हैं हम यहां से काट लेते हैं, एक तो ये काट लेते हैं, एक ये काट लेते, ये भी 8 की हो जाएगी। अब क्या है, इसको ना ये बची हुई है, इसको हम ऐसे भी तो काट सकते हैं, तो ये हो जाएगी 4 की, ये हो जाएगी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब ऐसे काटे हमने, क्योंकि हमको बर बनाने हैं, बर की भुजा समान होती है सभी, और ये हमने काटा तो ये कितना होगा, 1 2, ये तीसरा बन गया, वर्ग ही बनाना है यहाँ पे, तो तीसरा वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये फर्स्ट वर्ग हो गया, चौथा वर्ग, तो 4 वर्ग तो बन सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चादर के समान क्षेत्रफल में 10 त्रिभुजाकार चादर काटा जा सकता है। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, ऐसे हम 5 लेते हैं, एक मान लेते हैं ऐसे, ये वाले पूरा ये करते हैं, इसमें 4 टुकड़े करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना, तो हम ऐसे बीच में से काटेंगे, देखो ऐसे काट। अब हमने क्यों काटा है, देखो क्योंकि हमको वो पूछा है त्रिभुज कितने बन सकते हैं, तो हमने काटा, तो देखो ये तो बनता है, त्रिभुज तो बन रहे हैं दोनों, ये भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है, तो हम देखते हैं इसमें भाई 10 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये एक हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बिल्कुल बन रहे हैं 10, तो ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सी, इसका आंसर सी है कि ये दोनों बात सही है बिल्कुल, और ये जो बताई गई कंडीशन ये फुलफिल हो रही है, तो जो चीज़ बताई गई है ना हमको, उसका हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से तुरंत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर निकालना सीख लिया ना सिर्फ कंडीशन के हिसाब से बनाना, तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है विशेषकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या x का 70% अन्य संख्या y से जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल y के मान का 165% होता है। ये पहली बात है। दूसरी क्या कर रहा है, जब संख्या x का 60% अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो योग z का मान का 165% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखो देखने में ये भी अजीब सा लग रहा है देखने में, तो पहले सिचुएशन है फर्स्ट वाला देखते हैं। x का कितना मान रहा है, 70%, 70% अपॉन 100 प्लस क्या हो रहा है, y जोड़ने पर वो हो रहा है y का 165%, ये हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व।
ये हो जाएगा 70x/100, और ये y जो थी ना यहाँ पे, ये इधर माइनस कर दो हम, तो 165y/100 ये माइनस y हो जाएगी। ठीक है, जब आप करेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे, देखो 70x/100 बराबर 165 हो गया, ये y हो गया, ये क्या नीचे आ जाएगा एलसीएम 100। ठीक है, और ये एलसीएम जाएगा तो ये हो जाएगी 100y, माइनस में हो रही है यहाँ पे -100y। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 70x/100 बराबर ये हो जाएगी 65y/100। 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 70x बराबर 65y। तो मतलब क्या हुआ, x/y हो जाएगा 65/70, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 13/14। मतलब क्या हुआ, x/y का मतलब हो गया 13/14। ठीक है, ये तो x/y का आ गया। आगे सिचुएशन क्या दे रखी है, आगे दे रखी है दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं, आगे दे रखी है x का 60%। तो मैं कर लेता हूं, मान ले x का 60%, x का, ये आगे कंडीशन है इसी के हिसाब से जमाना हमको, x का मान लेता हूं 60% प्लस z बराबर हो रहा है दोस्तों z का 165%। तो वही बात हो गई, इधर जाके ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 60x/100, ये इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो वही बात हो जाएगी 165 z माइनस, ये हम एलसीएम ले लेंगे, -100z, ये कटा तो ये हो जाएगा 60x/100 बराबर ये हो जाएगा 65z/100, ये कट जाएगा इससे, तो वही x/z बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 65/60। 65/60 करेंगे तो x/z बराबर हो जाएगा दोस्तों 13/12। तो मतलब x और y का मान यहाँ आ जाएगा, x और z का मान आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 13/12। और पहले x और y का मान कितना आया था ऊपर वाले में, यह आया था 13/12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, y है। ठीक है, और ऊपर आया था ये 14 आया था, सबसे बड़ा y है, इससे छोटा क्या है x है, और इससे बड़ा x से छोटा क्या है z है। तो हमको ऐसा किसी मतलब क्वेश्चन में दे नहीं रखा आंसर में, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे छोटा लेंगे z, फिर लेंगे x, फिर लेंगे y, छोटा बड़ा बड़ा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी आंसर आएगा, इस प्रकार इसका आंसर आएगा डी। अब देखो आप इतनी कंडीशन देख रहे हो ना, अगर आपका परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। भाई हमसे बोला है कि x का 70% और उसमें y जोड़ने पर y का 165% हो जाता है, तो जो बताया है उसके हिसाब से हमने किया, इनका अनुपात आ गया x और y का आ गया यहाँ पर 13/14। फिर हमने अगली कंडीशन दे रखी है x का 60% प्लस z जोड़ने पर z का 165% हो जाता है, वो कंडीशन देखिए, दोनों का हमने देखा, कंपेरिजन किया, तो हमने पाया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी यहाँ पे y है, उसके बाद x है, फिर z है। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखा, इसलिए हमने डी आंसर देखा। भाई कैसे दे रखा है, उसमें उल्टा दे रखा है इसका बस। तो ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 64 नंबर क्वेश्चन भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज चैप्टर, एवरेज चैप्टर, और जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर, ये चैप्टर तो आपको करके जाने हैं बिल्कुल तैयार, इनमें तो आपको लापरवाही करनी ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर इनमें लापरवाही कर रहे हो तो फिर आप ये समझ लो सी सेट में आप सही स्थिति में नहीं हो। तो अब देखो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है जिसमें हम चुनाव वाले क्वेश्चन करते हैं ना, वो वाला है। ये दो उम्मीदवार है, एक्स वाई ने एक निर्वाचन में भाग लिया। ठीक है, दो उम्मीदवार थे, उनने भाग लिया, 80% लोगों ने मतदान किए, कोई मतदान अवैध नहीं हुआ, और नोटा का कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ पे विकल्प नहीं है। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% एक्स ने प्राप्त किया और 1440 से जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या के पूछी हमसे। तो कहने का मतलब है कि मान लेता हूं मैं, माना कि कुल वोट थे दोस्तों 1000, इसलिए मान रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कैलकुलेशन में। ठीक है, ठीक है, उसका 80% ही वो दिया उन्होंने वोट। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 का 80% निकालेंगे हम दोस्तों, तो वो आएगा कितना, 800 लोगों ने वोट दिया। फिर कह रहा है 800 लोगों ने वोट दिया, मैंने 800 मान लिया। ए ने कितना प्राप्त किया, ए ने 56% प्राप्त किया, और बी ने कितना किया हुआ था, 44% किया हुआ बी ने। मतलब क्या हुआ, 800 में से कितना किया, देखो दोस्तों 56% निकालेंगे 800 का,
तो ये आएगा 448। और अगर बी का निकालेंगे 44%, तो ये आएगा दोस्तों 352। आप 800 में से जब 44% निकालेंगे 800 को, तो ये आएगा। ये तो आप करके देखना ऐसे, ठीक है। अगर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, देखो 8 से इंटू 56/100 करेंगे, जब आप काटेंगे तो आप पाएंगे कि इसका यही आएगा। ये जो मैंने बताया ना मान, ये ऐसा ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे घबराना नहीं है। इन दोनों में जो अंतर आया दोस्तों, ये आया यहाँ पर 96 का। अगर ये 96 का अंतर है और वैसे अंतर कितने का आ रहा है, 1440 का। ये बात हो गई। ये जब आ गए, इसका मतलब तो ये हो गया। तो एक का कितना आएगा दोस्तों, इसका आएगा 1440/96 इंटू हम कर देंगे, टोटल निकालेंगे तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 माना था, यहाँ पे 100 नहीं माना था, इसलिए मैं इसे 1000 से गुणा करूँगा। जैसे हमने ये 1000 से गुणा किया, तो ये कुल वोटों की संख्या आ जाएगी, कितने उन्होंने दिया। तो ये काटेंगे दोस्तों, ये 96 से कटेगा 15 बार, और 15 इंटू 1000 करेंगे दोस्तों, तो आएगा 15,000। तो कितने वोट थे टोटल, वोटर कितने थे, इसका आंसर है ए, 15,000 वोटर थे। अब कुछ लोगों ने क्या है, ये 12,000 किया हुआ, वो इसलिए किया हुआ कि उन्होंने 80% निकाला हुआ, लेकिन हमसे पूछा है टोटल वोट कितने हैं, इसलिए इसका दोस्तों, इसका हो गया 15,000। तो बेसिक देखो आप, अब ये बता वोट वाले क्वेश्चन ये आप पे नहीं हो रहे, तो फिर तो दिक्कत है ना भाई। एक बात बताओ, आपने परसेंटेज वाला चैप्टर तो पढ़ा होगा, उसमें चुनाव वाले क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ये तो आप कहीं भी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ सब बताते हैं इन चीज़ों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देख लो विभाजकता वाले नियम से आ गया, मैंने आपसे बोला भी था अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 65 नंबर। 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6 से 9 से 12 से 15 से भाग देने में से किसी एक से भी विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 6, 9, 12, 15, 18 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यह आता है 180। अब 180 में आप क्या करेंगे, 1000 में भाग देंगे। 1000 में क्यों देंगे, क्योंकि 3 अंक की है, मतलब दे रखा है ना सबसे बड़ी, 1000 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम क्या इसमें ही भाग देंगे। हमने भाग दिया, तो ये 5 बार गुणा किया 180 को, तो ये आया 900। इसका मतलब क्या हुआ, 100 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब अगर 6 बार करेंगे ना मल्टीपल, तो 1080 आएगा। देखो 180 को हम 6 बार भाग देंगे ना, तब वो आएगा इतना। लेकिन हमसे इतना नहीं पूछा, हमसे करा है कि 3 शेषफल और आना चाहिए, तो हमने 3 जोड़ दिया इसमें, तो ये कितना आ गया, 1083। तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 1083। इसका आंसर आएगा सी। और ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए आपको, ठीक है। तो ये डरना नहीं है, अगर आप एलसीएम निकाल के क्वेश्चन को कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर वो भाग दे के निकालिए, उसमें टाइम लगता है। अब ये बेसिक चीज़ है। अब इसमें क्या बताऊँ आपको, बताओ, इसमें बताने लायक कोई चीज़ नहीं है, ये तो पहले ही बताया मैंने, 2020 का क्वेश्चन पेपर में आया ऐसे क्वेश्चन। अब ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए दोस्तों, और ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप चीज़ों को तुरंत मतलब एक प्रकार से रिवीजन कीजिए, मतलब उनको प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे कि 2020 में आया, तो मतलब ट्रेंड है इसका, फिक्स क्वेश्चन ऐसे तरीके का आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मान लीजिए P 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है और Q उन्हीं अंकों को उलट देने पर, क्रम में लिखने पर बनी है। यदि P इंटू क्यू बराबर 2430 है, तो P और Q के बीच अंतर क्या हुआ। अब देखने में अजीब लग रहा है क्वेश्चन, क्यों अजीब लग रहा है, ना हमको P के बारे में दे रखा है, ना Q के बारे में दे रखा है, लेकिन मल्टीपल दे दिया। अब 30 कब आए, सॉरी 0 कब आएगा, या तो कोई संख्या के वो होनी चाहिए, मान ले ये वाली, ये गुणा होगा, मतलब ये किया होगा जब आएगा, जैसे मान ले 54 लेता हूँ मैं, इसका ये लेना उल्टा करा तो 54, इसका हम गुणा करते हैं देखो, तो ये 0 आ रहा है। या फिर ये होनी चाहिए 5 इंटू ये वाली, तो ये करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 की बता रहा हूँ, 0 तब आएगा। अब ये पहली बात तो आपको चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आएंगी, पहली बात तो आपने सोचा ही नहीं हुआ ऐसा क्वेश्चन भी, क्वेश्चन मतलब ऐसा भी कोई मल्टीपल होता है क्या। लेकिन हमने क्या 54 लिया, मान ले, मैं मान रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर लिया, इसलिए मुझे तो थोड़ा इजी लग रहा है, लेकिन पहली बार मैं देखता हूँ मेरे भी दिमाग में बिल्कुल नहीं आती ऐसी चीज़। मान ले 54 कोई संख्या है, इसको हम उल्टा करते हैं, ये होगी 45, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं
तो हम करते हैं दोस्तों, तो ये आती है 2430। बस अपना काम तो यही बन गया। पूछा है कि पी और क्यू का मल्टीपल 2403 है, तो पी और क्यू के बीच अंतर कितने को हो जाएगा, तो ये दोनों का अंतर तो 9 को हो रहा है। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। तो पहली बार में अगर मैं क्वेश्चन को देखता तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं पहुंचती बात कि ये इसका भाई इतना ही मल्टीपल होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल आके आएंगी। प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब चीज़ आ जाएंगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो धन पूर्ण अंक पूर्ण दिरक है संख्याओं पी और क्यू के बारे में जो इस प्रकार है कि पी अभाज्य और क्यू भाज्य है, तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोला है पी के बारे में, पी के बारे में बोल रखा है दोस्तों ये अभाज्य है, तो हमने अभाज्य संख्या ले ली, जैसे 7, 9, 11, 13 और 17 ऐसे करके। और क्यू है ना वो भाज्य, तो मान लेते हैं मैं क्यू को 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14, ये तो भाज्य होगी, वो ऊपरली अभाज्य होगी। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, पी इंटू क्यू करने पर विषम संख्या हो सकती है क्या? पी इंटू क्यू करने पर विषम संख्या हो सकती है क्या? देखो 3 और 9 को करेंगे हम, 3 इंटू 9 करेंगे तो 27, बिल्कुल हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात तो सही है। पी अपॉन क्यू अभाज्य संख्या हो सकती है, तो देखो ये कर लो आप, ये देख लो आप, तो 6/2 करेंगे तो ये अभाज्य संख्या बिल्कुल बन रही है। अगला दे रखा है तीसरी कंडीशन, ये बात सही है, P प्लस क्यू अभाज्य संख्या हो सकती है, तो देखो 11 और 12 को जोड़िए, 11 प्लस 12 ये 23, तो ये भी तो अभाज्य संख्या है। तो कंडीशन तीनों बिल्कुल फुलफिल कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कथन कौन सही है, तो तीनों सही है। वो हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि P का दे रखा है अभाज्य संख्या, क्यू के दे रखी है अभाज्य संख्या, दोनों से मिलकर क्वेश्चन बना दिया आपको, क्वेश्चन में बताया, कंडीशन बनाई, उसी के हिसाब का आंसर आ गया, इसमें क्या अलग से बात थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 68 नंबर क्वेश्चन करने से पहले चीज बताता हूं आपको मैं, इसमें एक ट्रिक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अपराह्न 3:16 अपराह्न 3:17 पे 20 घड़ी की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई है ना, वो एक साथ मिलती हैं, तो भाई बिल्कुल मिलती हैं। या आपने मतलब 3:16 PM से 3:17 PM के बीच, तो ये दोस्तों बिल्कुल मिलती है, ये मिलती है 3:16 और बाद 4/11 जब होती है ना तब ये मिलती है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है घड़ी का, आप जब आपने घड़ी पढ़ा होगा ना चैप्टर, तो उसमें बताते हैं ऐसे। तो ये यहाँ पे बिल्कुल मिलती है 3:16 4 सेकंड, मतलब 4/11 पे ये बिल्कुल मिलती है। अगला क्या दे रखा है, ये बात बिल्कुल सही है, ये कॉन्सेप्ट है घड़ी का चैप्टर का। अगला दे रखा है अपराह्न 4:58 और अपराह्न 4:59 घड़ी की मिनट की सुई सेकंड की सुई से मिलती है, तो ये भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखें आपको मिनट की और घंटे की नहीं बोल रखा है, यहाँ सेकंड की बोल रहा है, तो ये भी मिलती है दोस्तों 3:58 से 4:59 पे भी मिलती है। भाई 1 मिनट जब करेगी वो तो पूरा करेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। एक चीज़ बताओ, 60 बार वो फिरेगी मतलब चाहेगी वो घड़ी की सुई, जो मिनट की सुई है सेकंड की सुई मिलेगी कहीं ना कहीं, तो ये बात भी सही है, इसलिए इसका आंसर सी है दोस्तों। अब ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। अब इसमें ऐसे मत सोचना कि कहाँ से कर दिया मैंने, ये कॉन्सेप्ट बताता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, तो ये चीज़ें बताता है कि भाई ये इसकी वजह से आया है, मैंने अलग से कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। तो आप सोचना मत नहीं बिल्कुल कि भाई मैंने कहीं से कर दिया है, मैंने बिल्कुल नहीं किया है। जैसा मुझे बताया गया है कि जैसा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है, तो हमें उसमें बताया गया है कि ऐसे ऐसा आया है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आप जब घड़ी वाला चैप्टर पढ़ते हो ना जब आता है ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन, ठीक है। बोला क्या है, एक्स वाई दो पात्र हैं, एक्स में 100 मिलीलीटर दूध है, वाई में 100 मिलीलीटर दूध है, एक्स में से 20 मिलीलीटर दूध मिलाकर वाई में डाल दिया जाता है, उस इन्हें अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, वाई को 20 लीटर मिल्क मिश्रण मिला दिया जाता है, एक्स में मिलाया जाता है
यदि एक्स में दूध का अनुपात m से निर्दिष्ट किया जाता है और y में दूध का अनुपात n से जल का अनुपात n से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो। यह मिश्रण वाला क्वेश्चन थे। मान ले दो पात्र हैं, ये कोई दो पात्र है, ठीक है, ये मान ले दो पात्र, एक पात्र ये हो गया और एक पात्र ये हो गया, ठीक है, ये पात्र हो गए दो। इसमें भी 100 मिलीलीटर है, इसमें भी 100 मिलीलीटर है, ठीक है। अब क्या बोला है, ये मान लेते हैं m और ये मान लेते हैं n, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। अब मान लेते हैं 100, 20 इसमें से निकाल देते हैं, इसमें ये क्या है 20 मिली मिल्क मिला रहे निकाल रहे हैं और यहाँ से फिर ये मिश्रण मिला निकाल रहे हैं डाल रहे हैं, ठीक है। ये मिश्रण है, वो दूध मिलाया था इधर, इधर मिश्रण है, ये बताया हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो हम बिल्कुल उसी के हिसाब से करेंगे, कुछ नहीं था। तो ये x है और ये y है। अब देखो मैंने 100 मिलीलीटर मिल्क था यहाँ पे और यहाँ 100 मिलीलीटर ये वाटर था, ये वाटर दोस्तों, ठीक है, ये वाटर था, ठीक है। अब देखो कह रहा है 20 मिलीलीटर इसमें मिला देते हैं, तो मान ले ये इसमें मिला दिया 20 मिलीलीटर मिल्क मिला दिया 20 लीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 100 तो पहले था, 20 और मिल गया तो 20 ये हो गया, मतलब 120 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। मतलब वाटर और मिल्क इनका अनुपात कितना हो गया दोस्तों, क्योंकि 120 था ना, 1 से 20 देखते ना, ये तो हो गया 5:1, 1:20। देखो सीधी सी बात है, 20 का मतलब होता है दोस्तों, 20 का मतलब 5 है ना, ये 100 का मतलब 5 है, मतलब या 100 का मतलब 5 है, और ये जो मिलाया है ना मिल्क ये 20 लीटर, तो मतलब ये हो जाएगा 100 मतलब 5 बार जा रहा है और 20 का मतलब 1 बार, तो 5:1 आ गया पहली बात। अगली कंडीशन क्या थी, अगली ये थी दोस्तों, अगली ये थी कि भाई यहां से हम मिल्क मिला रहे थे। अगर देखो आप सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ से मिल्क मिला रहे हैं, यह आपको समझना है बिल्कुल, अब आप समझेंगे नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ हम डाल रहे हैं, मान लें यहाँ से मिल्क मिला रहे हैं, वहाँ से हमने वाटर मिलाया था, यहाँ से मिल्क मिला रहे हैं, तो इसका मतलब 20 मिलीलीटर मिल्क मिला रहे हैं, वो मिश्रण था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 तो था ही, ठीक है, टोटल कितना होगा 6, और वो कितना था 5 हो गया, उसका एक ऐसा 5 ही तो हो गया, तो ये किया हमने, तो ये आया दोस्तों 100/6, मतलब कितना आया 50/3। ये तो ये होगी बात। अब क्या है दोस्तों, भाई अगर एक चीज बता मुझे, एक चीज बता मुझे, जब हम ये चीज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे 100 की जगह कितना हो गया, वो 80 हो गया, 80 हो गया ना। और अगर वो 80 हो गया दोस्तों, अगर वो बात, एक बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर वो 80 हो गया दोस्तों, तो एक चीज़ बताऊं आपको, अगर वो 80 हो गया, अगर हम इसे दूसरे को निकाल रहे हैं तो ये 20 था अपॉन 6 था और एक उसका 5 था, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 10/3। ये कहाँ से आया देखो, ये मैंने किया है ना ऊपर वाला, ये तो किया है उसका मिल्क का, और ये किया है मैंने वाटर का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी, ये तो है ना ये नीचे वाला, ये तो है दोस्तों मिल्क का, और ये वाला है ना, ये वाला, ये जो निकल के आया 50, ये ना वाटर का था दोस्तों। अब देखो आप जोड़ दो, देखो 50 या 10/3 है ना, यह जुड़ जाएगा 80 में, तो 10/3 जोड़ा तो ये आ गया 240 प्लस 10/3 मतलब 250/3 मिलीलीटर, ये तो आ गया m। अब देखो n कहाँ से आएगा, n देखो आप 100 टोटल था और फिर ये आ गया 50/3, इसको माइनस कर दो आप 50/3, ये किया तो ये आ गया दोस्तों 300 - 50/3 मतलब 250/3, तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया n। और हम सिर्फ देखो m के बारे में दे दिया, यहाँ पे यहाँ आ गया n, तो यहाँ भी 250/3 है और यहाँ भी 250/3 है, तो मतलब क्या हुआ m = n। तो दोनों में जो अनुपात था ना वो दोनों सेम था दोस्तों।
अब देखो आप ये से क्वेश्चन को देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही चीज, लेकिन एक चीज बताता हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी चीज को आप जितना मिलाएंगे, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए और आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ समझ नहीं आया, देखो सीधी सी बात है, यहाँ देखना है चीज़ों को, यहाँ 100 मिलीलीटर है, यहाँ भी 100 लीटर है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। अगर सेम अनुपात में या सेम मात्रा में चीज़ें दे रखी हो ना, तो उस मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि दोनों समान ही होंगे, क्योंकि उतना ही निकाल रहे हैं, उतना ही डाल रहे हैं, उतना ही उसका टोटल दे रखा है 100 वाला, तो इसलिए इसका आंसर सीधे देख के आंसर निकाल देना चाहिए। तो इसका आंसर आया दोस्तों ए। अब ये मिश्रण वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब चीजें समझ में आएंगी। मैंने इतना बड़ा एक कैलकुलेशन किया, आपको समझ में ना आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम चीज दे रखी हो सब जगह तो जो अनुपात पूछा है वो समान आता है दोस्तों, ध्यान रखने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पे सेम होना चाहिए, जो दे रखी है ना सब, ये मात्रा सेम होनी चाहिए। अगर मात्रा सेम नहीं है फिर गड़बड़ है मामला, फिर गलत बात है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, फिर उसका आंसर अलग निकल जाएगा। लेकिन अगर सेम दे रखा है तो उसका आंसर बिल्कुल बराबर होगा, दोनों का अनुपात जो भी दे रखा है बिल्कुल बराबर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्रत रेख किसी गृहस्थी को 5 भिन्न मदों में ABCDE व्यय करता है, और दे रखा क्या है, B, C और D दे रखा है। B दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 90, देखो ऐसे दे रखा है, B दे रखा है 90 और C दे रखा है 50 और D दे रखा है दोस्तों 45 और E दे रखा है दोस्तों 75। बचा कितना, बचा क्या है दोस्तों, अब ये बच रहा है, तो ये कितना आएगा, देखो सीधी सी बात है 360, इनको जोड़ेंगे ना तो ये आएगा 260, ये घटाया, डिग्री में चल रही बात, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, ए की व्यय पूछा है प्रतिशत में। अब प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है 100 डिग्री अपॉन 360 टोटल होता है, n2 100 से मल्टीपल करेंगे, समझ में आई बात। 100 तो डिग्री दे रखा है वहां का मान ए का, अपॉन में 360 इसलिए किया क्योंकि जब हम सर्कल बनाते हैं तो ये 360 का होता है, और इसी में वृत्तखंड बनाया, मतलब कहने मतलब ये 360 होता है, इसलिए अपॉन में 360, और हमको परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीपल किया। तो हम देखेंगे काटेंगे, देखो देखो काटो हम, तो देखो ये 0 से ये 0 गई, ठीक है, ये कट गया इससे 2 से, ये 18 बार, और ये कितना कट गया दोस्तों 5 बार, ये 18 से कटा है, ये 50 बार, ये अपॉन 9, तो कितना होगा 2.5 से अपॉन 9। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, कि जो ए का व्यय है ना प्रतिशत में वो 2.5 से अपॉन 9 के समथिंग है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को, और ऐसे क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहे हैं। ये वृत्तखंड वाले ना, इनमें फिक्स चीज़ें समझ लो आप, क्या समझ लो कि 360 का टोटल होता है, 1% में होता है 3, इतनी डिग्री होती है, 100% में कितना हो जाएगा 360, 3.6 डिग्री होता है 1%। ये ध्यान रखनी है आपको किसी चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, 74 नंबर क्वेश्चन। देखो 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बोला क्या है 74 नंबर क्वेश्चन, बोला यह है कि 15 इंटू 14 इंटू 13, मैं क्या है ऐसे 1 तक गुणा कर देता हूँ, इंटू 12 इधर कर लेता हूँ ताकि आपको और क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। मान ले 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 4, और दिमाग नीचे लिख देता हूँ अलग से, 3 2 और 1, यहाँ से नहीं चल रहा है। बोला क्या है कि 3m इंटू एन, एम और एन धन पूर्णांक है, तो m का महत्तम समावर्त पूछा है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप देखने कि 3 किस किस मारा है, तो 3 15 मारा है, 3 इंटू 5, 3 इस मारा है, 3 इंटू 4, 3 किस मारा है, इस मारा है, 3 इंटू 3, 3 इस मारा है, 3 इंटू 2 और 3 मारा है। अब आप देखो यहाँ 3 कितने मारा है, 1 2 3, 2 ये होगा 2 4 5 और 6, तो 3 m की बात 6 हो गई इंटू एन। हमको पूछा है m का मान, हमको मतलब नहीं है n से, तो कितना हुआ 6 बन सकता है ऐसे, तो m का महत्तम समावर्त कितना हो जाएगा, महत्तम का मान कितना हो जाएगा 6, बी आंसर है। फिर से बताता हूँ, लगातार गुणा करना है 1 तक, फिर 3m के बारे में पूछा है, तो हम
देखेंगे किस किस में 3 आ रहा है। तो हमने देखा कि इसमें 6 जगह 3 आ रहा है, मतलब m का मान 6 हो सकता है। महत्तम जो मान है 6 हो सकता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और आराम से समझना है क्वेश्चनों को, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है 2, 12, 36, 80, 150 और x। एक चीज मैं फिर से बताता हूँ, रीजनिंग में नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन बिल्कुल हर बार आ रहे हैं। ये ही 2022 का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले हम जब फर्स्ट पार्ट किया था 2022 वाला, उसमें आपको बताया था उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो नंबर सीरीज वाला जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। अब देखो लॉजिक देखेंगे तो बिल्कुल नहीं लगने वाला, पहली बात तो कोई लॉजिक लगने वाला नहीं, इसमें 2 लॉजिक लगेंगे, लेकिन हम फर्स्ट लॉजिक से करते हैं। देखो फर्स्ट में देखा हमने, तो ये हुआ है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, लॉजिक बता रहा हूँ मैं इसका। ये हुआ है दोस्तों 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हुआ है 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हुआ है 5 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हुआ है दोस्तों 6 इंटू 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा 7 इंटू 6 का स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, 7 इंटू 36 करेंगे तो आएगा 300, सॉरी ये आएगा 252, और इसका आंसर भी क्या है दोस्तों 252, बी आंसर है दोस्तों इसका। फिर से बता रहा हूँ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर किया 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर किया, 3 इंटू 4 किया तो 12, इसी प्रकार 4 इंटू 3 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 9 चौका 36। इसी प्रकार किया ना, तो लास्ट में आया कि भाई 7 इंटू 2 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 252, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया बी आंसर आ गया दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक शून्यतर अंक अंग्रेजी वर्णमाला से एक स्वर और एक व्यंजन पासवर्ड बनाने में इस तरह कितने प्रयुक्त किए जाएं कि पासवर्ड स्वर से शुरू हो व्यंजन पर समाप्त हो। तो कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल, देखो एक चीज बताओ मुझे, चीज बताओ भाई, क्या बताओ, वोवल कितने होते हैं। तो वोवल होते हैं 5, A E I O U, और डिजिट बोला है ना, तो डिजिट कितनी होती है दोस्तों, और बोला है शून्यतर अंक। शून्यतर अंक का मतलब है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 से और 9 तक होते हैं अंक, ठीक है डिजिट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 21, क्योंकि 5 अगर वोवल हैं, टोटल 26 होते हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट हो गए। बस इसका क्वेश्चन का बन गया। 5 तो इससे बन सकते हैं वोवल से, इनटू 9 डिजिट से बन सकते हैं, इनटू कॉन्सोनेंट बचे 21 कॉन्सोनेंट से बन सकते हैं। बस इसका गुणा कर दी, इसका गुणा आया दोस्तों 945। मल्टीपल किया तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं इसको पासवर्ड को, तो दोस्तों 945 तरीके से बना सकते हैं ऐसे पासवर्ड को। अब ये देखो आप कहेंगे कि कहाँ से आ गए, बेसिक चीज़ है भाई। वोवेल कितने हैं, 5 होते हैं वर्णमाला में, डिजिट 1 से 9 के बीच में होती है। शून्यतर का मतलब है शून्य नहीं लेना, तो इसका मतलब 1 से 9 तक तो ले ही सकते हैं हम। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, इन सब को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा उसका कितने पासवर्ड बन, संभावना आ सकती कितने पासवर्ड बन सकते हैं। और ये परमुटेशन कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये लॉजिक लग रहा है, अब इसमें लॉजिक लग रहा है तो क्वेश्चन बनेगा, बनना ऐसा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी मेज में 9 प्याले इस तरह सजाए गए हैं कि उसकी पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान है। इनमें से 6 प्यालों में कॉफी, 3 प्यालों में चाय है। इन्हें कितने प्रकार से इस तरह रखा जाए कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक कॉफी का प्याला हो। अब देखो इसमें क्या करना है, सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो यहां पे करते क्या है, हम 2 बनाते हैं कॉलम, इधर एक और बनाता हूं। अब ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आएगा, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं 3 खाने कर दिए, बराबर लेना ना, और ये ऐसे बन रहा है ना, देख लो आप, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख लो, एक ये बन गया और एक ये बन गया, इधर ये बन गया और ये बन गया, देखो फिर से बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे तक आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ मैं
कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ अगर 3 3 ले लेता हूँ तो यहाँ पर 2 2 लूँगा, फिर यहाँ 1 लूँगा। इसी प्रकार यहाँ 2 2 ले रहा हूँ, समान होना चाहिए ना, बोला है ना, ये ले रहा हूँ। अब देखो बोला है 9 प्याले इस तरह सजाए जाएं कि पंक्ति में कॉलम समान हो चाहिए। अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3p1। मतलब क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा कि मैं 3 तरीके से जमा सकता। अगला देखो ये 2 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, C2 यहाँ भी हो सकती कॉपी, तो 2 ये हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3p2, क्योंकि 2 यहाँ भी जम सकते हैं इसलिए किया है मैंने। तो वो तो हो गया 3 फैक्टोरियल, मतलब ये तो हो गया 6। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और ये हो गया 3। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, ये C हो गया तो ये यहाँ भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3p3 बरा मतलब 3। देखो यहाँ हो गए 6, यहाँ हो गए 3, और यहाँ हो गए 3, मतलब क्या हुआ 6 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों, 54। इधर 54 तरीके से जमाए जा सकते हैं इस तरह के। इसी प्रकार से देखते हैं हम दोस्तों, तो ये भाई ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। कहने का मतलब क्या है, यहाँ भी 3 तरीके से, यहाँ भी 3 तरीके से, यहाँ भी 3 तरीके से, इसको गुणा कर लो 27, दोनों को जोड़ लो 54 प्लस 27 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 81। तो हम ना 81 तरीके से प्याले बना सकते हैं जिसमें कॉफी का प्याला कम से कम 1 कॉफी का प्याला आ जाए, तो प्रत्येक पंक्ति में बना सकते हैं ऐसा। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों डी आंसर है। अब ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक चीज बताओ, लॉजिक वाले क्वेश्चन है, बोल रहा है कम से कम 1 तो आना ही चाहिए, तो मैंने मान लिया इस प्रकार से भाई कम से कम इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसी प्रकार इसमें आ गया, ऐसे हमने इधर मांगना, तो इसका मतलब तो हो गया 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 2 2 यहाँ पे आ गए, तो इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जब हमने किया, हमने पाया कि 54 हो गया, इधर देखा तो 27 हो गया, दोनों को जोड़ा तो आ गया 81। तो 81 तरह से हो सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उसके गुणनफल के बराबर हो तो ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखने में पहली बात तो हम ये करेंगे भाई, क्या करेंगे दोस्तों, 1 + 2 + 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3, तो भाई एक संख्या हो सकती है ऐसी तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। मान लेते एक तो ये हो गई, ठीक है, अगला लेते हैं -1 + 0 + 1 बराबर -1 इंटू 0 इंटू 1। जब हम करेंगे दोस्तों तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो दूसरी संख्या ये हो सकती है, तो उसमें बोला बराबर। और एक और संख्या, एक और चीज, पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों, पूर्णांक का मतलब ये नहीं कि वो प्लस में होना चाहिए, माइनस भी हो सकता है, पूर्णांक माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है संख्या, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, पूर्णांक बोला है इसमें। अगली क्या हो सकती है दोस्तों, -3 + -2 + -1, ऐसी प्रकार -3 -2 इंटू -1, इधर भी 6 आ रहा है माइनस का, इधर भी 6 आ रहा है माइनस का, तो ये भी हो सकती है। तो ये तीसरी कंडीशन होगी, तो 1 2 और 3 संख्याएं हो सकती हैं ऐसी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बस इसका आंसर आ गया। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, देखो पूर्णांक को आपको समझ में नहीं आया पूर्णांक क्या होता है, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होने वाला आपसे। विशेषकर नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं दोस्तों, तो इनको आपको देख के जाना है, बिल्कुल सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्यूशन करना है आपको, और बिल्कुल आएंगे आपके पक्का। 0.xy कितनी संख्या है, x और y भिन्न और शून्यतर अंक है। अब देखो दोस्तों वही बात आ गई, क्या आ गई, शून्यतर मतलब 0 नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया 1 से 9 के बीच में, तो भाई 9 तो हो ही सकती हैं, इतनी शून्यतर 9 तो हो सकती है। अब देखो हम 9 हो सकती है, तो बची 1 को हटा लो मान ले, तो बची कितनी 8, तो 8 भी तो हो सकती है ना, तो इससे गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 72। अभी लॉजिक क्या है, आप सोचेंगे लॉजिक क्या है भाई, ऐसे 8 गुणा क्यों कर दिया। आपको एक चीज बताता हूँ मैं भाई, अगर हम 9 संख्या ले रहे हैं, अब एक संख्या को हटा दीजिए आप, तो बची कितनी संख्या 8, तो 72, मतलब 8 बची तो उसे मल्टीपल कर देंगे तो 72। और वही तो मैंने चीज़ पहले यहाँ इस क्वेश्चन में बताई थी आपको, ये क्वेश्चन था ना ये वाला, इसमें ये चीज़ तो बताई थी
कि उसको गुणा कर देंगे हम, जो बचेंगी उसका आंसर आ जाएगी। तो 72 है ऐसी, तो ऐसे बन के ऐसे हो सकती है ना, ऐसे देखो ये हो सकती है, फिर ये हो सकती है, फिर ये हो सकती है, ऐसे कितनी बन सकती है। देखो देखो ऐसी मतलब ये है 0, ये होगी मान ले, तो ये ऐसे तो बन सकती है उल्टा, ये ऐसे, तो ये ऐसे तो बन सकती है उल्टा। तो कहने का मतलब है ऐसी 72 संख्याएं बन सकती है, ऐसे 72 अंक आ सकते हैं भिन्न भिन्न, इसलिए इसका आंसर ये हो गया 72, ये आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये 2022 का लास्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे सी सेट के कंप्लीट हो जाएंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी का मान दे रखा है औसत 40, तो देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40, तो योग निकालेंगे 3 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि 3 संख्या है इसलिए 120। अगला दे रखा है बी सी और ई दे रखा है, ये दे रखा है तो ये 42 इंटू 3 कर देंगे क्योंकि 42 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 126। लेकिन हमसे बोल क्या रखा है, बी और एफ का मान बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ ये बी नहीं था, यहाँ मान लेते हैं एफ, तो बराबर बोला है ना, एफ मान लिया, और ये मान ये डी दे रखा है, ये हो गया। अब देखो आप ए बी सी डी ई और एफ, इसका निकालना है औसत, ये हो जाएगा दोस्तों 120 प्लस 126 अपॉन में 6, क्योंकि 6 संख्या है इसलिए ये किया हमने दोस्तों, तो 246 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 41 kg, 41 kg इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर सी है। तो ये आ गया इसका आंसर कि इसका औसत है ना भार वो 41 किलोमीटर है, सॉरी 41 किलोग्राम है। तो दोस्तों ये सभी हमने अब तक 2022 के क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको 2015 से 2022 तक सी सेट के पेपर थे, इसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन दोनों करा दी सॉल्व। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, क्वेश्चनों को मैंने सॉल्यूशन कराया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को लिख दीजिए, सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम फिर से बता देंगे आपको। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अब जो जितने भी दिन रहे हैं 17-18 दिन, आपको इसमें कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है सॉल्यूशन, कोई टेस्ट नहीं देनी। सी सेट में विशेषकर सी सेट में टेस्ट नहीं देनी आपको, सी सेट में केवल आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और विशेषकर 3 साल के, विशेषकर आप 2020, 21 और 22 के तो सॉल्यूशन करना ही करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। तो दोस्तों ये आज हमारी ये सीरीज मतलब सी सेट वाली जो सीरीज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पेपर वाले, ये आज समाप्त होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे, हम फिर से बता सकते हैं। आप क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उनमें क्वेश्चन को फिर से बता देंगे, ये हमारी तरफ से तो कंप्लीट है। लेकिन आपसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन को डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर से बता देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और ऐसे ही लगे रहिए आप बस, और आपका आराम से सी सेट निकल जाएगा। बस आप बार बार क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट में बोल रहा हूँ अभी भी, आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। और आपसे मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप चीज़ों को ज़्यादा वो मत लो, मतलब आप टेंशन मत लो। आप भाई इसमें फिक्स चीज़ें क्या होगी, देखो एक चीज़ मैं लास्ट में बताता हूँ आपको क्या क्या। देखो मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन में मतलब मैथ्स वाले में क्या आ रहा है, देखो एवरेज आ रहा है, हर बार आ रहा है ये, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, और ये तो मतलब ये, और एक नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अलावा एलसीएम एचसीएफ, ये मतलब हर साल इससे क्वेश्चन आता है, इनसे हर साल मैथ से क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार आप रीजनिंग में देखेंगे, देखो घड़ी, एक डाटा एफिशिएंसी वाला, एक नंबर सीरीज वाला, एक ब्लड रिलेशन वाला, रक्त संबंध वाला, एक आपसे डायरेक्शन वाला चैप्टर, इसके अलावा कथन निष्कर्ष वाले,
मतलब ये चैप्टर आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं इनसे, तो आपको इन चैप्टरों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार इनकी क्वेश्चन पेपर लगाने, क्वेश्चन लगाने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये फिक्स टॉपिक है, इनको आप मतलब ऐसे कर लीजिए कि उंगलियों को होनी चाहिए चीजें, और कैलकुलेशन को विशेष कर देना मुझे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी।